Where do you see yourself 5 years from now? एक लाइन में जवाब तो मेरे पास अभी भी नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ, मेरी डेस्टिनी में लिखा था एक्ट्रेस बनना। मेरा जो परिवार है, जिस तरह की थॉट्स हैं, तो बिल्कुल ऐसा नो था। मेरे पापा को इतना भी पसंद नहीं था कि आप स्कूल में भी अपने स्टेज पे परफॉर्म कर दो। अच्छा, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो छोटे शहरों से मुंबई आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? हमको एज ए ह्यूमन हमारे इमोशंस को बैलेंस रखना आ जाए। रोज आपकी एक पर्सनल जिंदगी भी चल रही है, आपके साथ हंसी खुशी भी हो रही है, आपके साथ रोना धोना भी हो रहा है, वो इतना हावी हो जाता है हमारे ऊपर, वो कैरेक्टर को इम्पैक्ट करता है। कैरेक्टर यस, तो मे बी मुझे यहाँ हंसना है, गुड्डन को हंसना था, लेकिन एज कनिका मैं रोके आई हूँ अभी रूम से। हाय, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज। और आज हमारे इस चैट शो में हमारे साथ हमारी मेहमान हैं जिनको पूरी दुनिया उनके शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के नाम से जानती हैं। वो हैं कनिका मान। लेकिन उनसे मिलने के बाद, उनके बारे में जानने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आ रही है, गुड्डन तुमसे तो हो गया। नाउ यू आर सो फेमस एंड यू आर सो लव्ड ऑल अक्रॉस। कैसा लग रहा है आपको इस जर्नी में अभी तक का जो सफ़र है आपका? आई थिंक बहुत ही स्वीट इंट्रोडक्शन थी आपकी। सबसे पहले तो गुड्डन तुमसे हो गया, ये मुझे बहुत चंद लोगों ने ये लाइन बोली है। एंड जब मैं शो कर रही थी, जब मैंने साइन किया था, तो मुझे बहुत डर था कि ऐसा सा शो कर रही हूँ जिसकी टैगलाइन ये है कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। बाई चांस शो नहीं चला, पहला शो है मुंबई में, तो यही इसी चीज़ से फेमस हो जाऊंगी। घर पे भी यही टॉन्ट मिलेंगे, रिश्तेदारी में भी यही टॉन्ट मिलेंगे कि तुमसे ना हो पाया। देखो तुम्हारी शुरुआत भी वही थी और ये तुमने साबित कर दिया। तो हाँ, वो बहुत कुछ मेरे खास लोगों ने बोला, अरे तुमसे तो हो गया, तुमसे तो हो गया। तो यार, थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स रियली प्लेजर टू बी हियर। क्या बात है। और आमतौर पे इंट्रोडक्शन में मैं अपने बारे में भी कहता हूँ, लेकिन आज थोड़ा नर्वस हूँ, लग रहा है, बोल नहीं पाया। मैं पंकज दुबे खुद को किस्सों का कारोबारी कहता हूँ, और किस्सों के इस कारोबार में आज अपनी किस्सा गोई करने हमारे साथ बैठी हैं कनिका मान। तो पानीपत से हैं आप जी। जब मैं छोटा था और मेरी मम्मी बहुत सारे तरह तरह के अचार बनाती थी, लेकिन मैं पचरंगा अचार खाता था। वो बनता है पानीपत से। तो जैसे मुझे कोई पानीपत का मिलता है मैं खुश हो जाता हूँ। मुझे सबसे पहले पचरंगा अचार याद आता है। और मुझसे भी जैसे ही कोई पूछता है कि तुम पानीपत से हो, वहाँ की खास बात क्या है, तो मुझे शर्म भी आती है और बड़ा ऐसा प्राउड भी होता है। अचार और क्या, कि इतनी छोटी सी चीज़ अचार, लेकिन मुझे लगता है इतनी बड़ी चीज़, उसके साथ अचार की वजह से जो सिंपल टेस्ट है वो बहुत अच्छा टेस्ट हो सकता है, और बहुत ही चटपटी सी चीज़ है, एक्स्ट्रा, बट वो ऐड उसका अपने मसाला ऐसा है कि वो अगर नहीं हो तो बहुत कमी भी महसूस होगी, और वो अगर हो जाए तो नहीं, अचार का समाज में बहुत इम्पोर्टेंस है। और घरों में भी अगर किसी के पति ने खाने के बीच में अचार मांग लिया तो उसका मतलब है कि सब्जी में दम नहीं है। करेक्ट। लेकिन ऐसा कहने का शौहर को भी दम नहीं है। वो चुपके से बोलता है अचार है क्या, मतलब ही इज नॉट लविंग द सब्जी। तो आप बताइए, पानीपत की कोई ऐसी खास बात जो आप हमेशा अपने साथ, अपने वैल्यू सिस्टम में यहाँ मुंबई में रखना चाहती हैं जिंदगी भर? पानीपत की ऐसे कुछ स्पेसिफिकली खास बात तो मैं नहीं बता पाऊंगी। आई थिंक उस शहर की ऐसे खास बात नहीं बता पाऊंगी। आप जिस जगह से होते हो ना, उस जगह से आपकी रूट्स जुड़ी होती हैं, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके लिए खास बात वही होती है। ऑफ कोर्स शहर अपने आप में बहुत खूबसूरत है, हिस्ट्री जुड़ी हुई है, 3 बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं वहाँ पर, और अचार और कारपेट जैसी चीज़ें जो सिर्फ वहीं पर वहीं की सबसे ज़्यादा फेमस है, वो सब ऑफ कोर्स उस शहर की खूबसूरती है। बट अगर आप वैसे बात करेंगे तो मेरे लिए वो सब मैटर हमारे लिए कम हो जाता है ना, जिस शहर से आप होते हो। आपके वहाँ की रूट्स, आपका स्कूल, आपके प्लेग्राउंड जहाँ पे मेमोरीज आपकी बनी, आई थिंक वो ज़्यादा आपके दिमाग में बड़ी होती हैं। तो अगर आप मुझसे पानीपत पूछोगे तो मेरे दिमाग में वो सब आएगा। कहाँ कहाँ हम रहे, हमने आई थिंक 2-3 घर चेंज किए थे, तो वो हर जगह की अपनी याद है। वहाँ के जितने भी मेरे फ्रेंड्स बनते थे, जिस प्लेग्राउंड में हम खेलते थे, जिस स्कूल में हम जाते थे, क्योंकि आप घर बदलते थे तो आपके स्कूल चेंज होते थे, तो वो सब यादें, वो रास्ते, ऑफ कोर्स वो सब चीज़ें याद आती हैं आपको। तो आप जाती हैं, हाउ ऑफन डू यू गो बैक? अभी मैं पिछले 2-2.5 साल से नहीं गई हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत सारी गालियाँ सुनने को मिली अपने घर वालों से कि तुम आती नहीं हो, तुम बदल गई हो, तुम बदल गई हो,
और हमको लोग बोलते हैं आसपास के कि तुम्हारी तो बेटी अब तुम्हारी नहीं रही, वो तो अभी हाथ से निकल देखो आती भी नहीं है। तो वो सब मुझे बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन मैं सबको यहाँ बुला लेती हूँ क्योंकि जैसे ही मैं जाती हूँ, मैं जब भी गई हूँ कुछ ना कुछ काम यहाँ आ जाता है। तो मुझे लगता है मैं जैसे ही जाती हूँ तभी कोई मीटिंग, तभी कोई ऑडिशन, तभी कुछ ना कुछ आता है, तो मैं यहीं रहती हूँ, सब यहाँ आते हैं। अभी मेरी मम्मी 2 महीने बाद गई हैं, अब फिर आ जाएंगी 1 महीने बाद। तो अब अभी ये चल रहा है पिछले तो मतलब टच में लोग रहते हैं, आते में जाते लोग रहते रहते हैं, हैं। yes, तो इस तरह मिसिंग समथिंग ऐसा नहीं है। बट अब मैं डेफिनेटली दिवाली पे जा रही हूँ। जा रही तो है, मेरी ये तय दिवाली हो इस चुका है। बार पानीपत में हुई है। ये तय है। ये तय है। तय है। तो पानीपत में कई ऐसे अंकल होंगे जो चाहेंगे कि वहाँ उद्घाटन वगैरह के लिए अब आप आ जाएं। हाँ, ये एक्चुअली मैं जब नहीं गई ना, मैं आपको सीक्रेट बताऊँ, आई होप वो लोग नहीं देखेंगे इंटरव्यू, मैं इसीलिए नहीं गई। तो होने क्या लगा था, मैं घर जाती थी, मैं अपने घर वालों से मिल ही नहीं पा रही हूँ। कभी कोई आ जा रहा है, कभी कोई ले जा रहा है, किसी की चाची, किसी, हाँ यही चल। तो मुझे लगता था यहाँ आके भी कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं तो इधर इधर घूमते जा रही हूँ, तो मैंने इसलिए छोड़ा। तो ये है आपका मामला। कैसे ये गुड्डन का कैरेक्टर कैसे मिला? आई थिंक मैं ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ, मेरी डेस्टिनी में लिखा था एक्ट्रेस बनना, क्योंकि अदरवाइज मेरा जो परिवार है, जो जिस तरह की थॉट्स हैं उनकी, तो बिल्कुल ऐसा नो था। आप इधर तो आप आ ही नहीं सकते, आप इधर के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये तो फिर भी बहुत बड़ी चीज़ हो गई। मेरे पापा को इतना भी पसंद नहीं था कि आप स्कूल में भी अपने स्टेज पे परफॉर्म करते हो। अच्छा। उनको लगता था वो भी गलत है। एक तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हो अपने स्टडीज से, एंड ये क्यों करना है, मतलब इसकी क्या नीड है, ये तुम्हारे आगे परिवार बसाने में काम नहीं आएगा। मोस्टली उनका कन्वेंशनल थॉट, करेक्ट, उनका फेवरेट प्रोफेशन था कि टीचर बन जाओ, ना तुम्हारी टीचिंग में काम आएगा, तो तुमको ये क्यों करना है, ये परफॉर्मेंस और ये सब पर्पस नहीं बता, कोई पर्पस इनको नहीं समझ में आता था। तो वो इतने एंटी थे, एंड वही सबके सेम ही थॉट्स थे। तो वहाँ से यहाँ तक आना, आई थिंक ये सिर्फ डेस्टिनी में लिखा था। एंड जैसे जैसे चीज़ें होती गई, मैं उनमें अपने आप को रखती चली गई, क्योंकि देखते हैं ना, ऑफ कोर्स बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत हमारी तो मार पिटाई भी होती थी, जैसे अब जैसे नहीं है ना सिस्टम, हमारा तो अलग था कि कुछ गलत करे तो चप्पल आती थी तो वो भी हो सकता था, बट इधर लेट्स गिव इट अ चांस, मे बी चीज़ें हो जाएं। एंड वैसे ही हुई। तो ये वाला गुड्डन से पहले भी मैंने एक शो किया है, जो शो ने लीप लिया था, 6 महीने का मैंने उसमें कैरेक्टर किया था। किस्मत देखो, सो बाय चांस जब मुझे वो ऑडिशन आया तो मैं घर पे थी, मैं वो ऑडिशन बना रही थी, वो बन नहीं रहा था हमसे, क्योंकि फ़ोन पकड़ के रखना है, मैं इधर मूव करूँगी, वो किसी से नहीं हो रहा था घर में। मेरे पापा ने वो ऑडिशन बनाया। मेरे पापा को लगा करना जाना इसने कुछ है नहीं और होगा तो नहीं, भेज दो, खुश रहेगी। हाँ, ये खुश हो जाएगी। वो ऑडिशन बनाया, वो मैं सेलेक्ट हो गई, एंड इट हैपेंड हुआ। फिर उसके बाद सबने बवाल मचाया, मुंबई नहीं जाना, नहीं जाना। लेकिन अब वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब आपकी पॉपुलैरिटी देखते हैं? सब उनको गुड्डन के पापा के रूप में पहचानते हैं। पॉपुलैरिटी तो उनको अभी भी समझ में नहीं आती, मतलब ये नहीं कि पॉपुलर हुई है या नहीं, या क्या, उनको ये अच्छा लगता है कि एक्चुअली हाँ वो पॉपुलैरिटी ही हो गया जब उनको बोला जाता है, लोग पहचान रहे हैं, उनको बोल रहे हैं आपकी बच्ची को हमने देखा, उसका काम पसंद है। बस हाँ, वो शब्द मुझे नहीं पता है कि वो पॉपुलैरिटी ही होगा कि वो क्या क्या उसको लेते हैं कि। लेकिन हाँ, अब उल्टा होता है, अब मैं लेजी हो जाती हूँ कुछ चीज़ में, नहीं पुशेस, जाया करो अवार्ड शोज में, जाया करो इवेंट्स में जाया करो, क्यों नहीं जाती हो फंक्शंस में, क्यों नहीं जाती हो पार्टीज में, क्यों नहीं जाती हो। तो मुझे लगता है ये वही पापा है। नाउ ही इज वेरी प्राउड। ये पापा का सीजन 2 है। ये सीजन 2 है एक्चुअली 2.0। यस, पापा 2.0 सुपर्ब। तो और आप पंजाबी फिल्म्स भी और पंजाबी सॉन्ग्स में भी आपने फीचर किया है। मेरी शुरुआत एक्चुअली पंजाबी सॉन्ग से ही हुई थी। जब भी हम लोग पंजाबी सॉन्ग्स या पंजाबी सिनेमा सोचते हैं तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा ब्लिंग, चमक धमक, बहुत खुशियाँ, गड्डियाँ कुड़ियाँ, हाँ, और शोर शराबा, ढोल नगाड़े, हाँ, तो बहुत फन। मैं हमेशा अपने पंजाबी फ्रेंड्स से ये सीखता भी हूँ और बताता भी हूँ कि पंजाबी कम्युनिटी से हमें हर किसी को सेलिब्रेट करना सीखना चाहिए। द वे दे सेलिब्रेट एवरी स्मॉल थिंग, कि मतलब कमाल हो जाता है मिलके, छोटी सी बात को दे मेक इट सो बिग, हैप्पी, कि खुश हो जाता है मन। आपकी कोई दिलचस्प मेमोरी पंजाबी फिल्म करते हुए या गाना करते हुए? मैंने एक्चुअली 3 साल से मैंने लॉ किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो 6 साल मैं यूनिवर्सिटी में ही रहती थी, चंडीगढ़ ही रहती थी। तो 3rd ईयर ऑफ माई लॉ आई स्टार्टेड डूइंग म्यूज़िक वीडियोज़। तो उसके बाद 3 साल तक मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ एंड फिल्म 1-2 की हैं, वही किया है। तो उस बीच में मैंने 70-80 म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं। तो 70-80 अलग अलग टीम्स से मेरा मिलना हुआ जी।
एंड उन अलग अलग टीम्स के साथ साथ हम लोग शूट करते थे, कभी किसी गांव में जाके, कभी किसी हवेली में जाके, जैसा सेटअप हुआ, जैसा सेटअप हुआ। तो उन लोगों के साथ साथ मैं वहाँ के आसपास के लोगों से भी मिली हूँ। तो जब मैं मुंबई आई थी तो मुझसे पूछते थे कि उस इंडस्ट्री में और यहाँ में फ़र्क क्या है, तो मैं बोलती थी कुछ नहीं, आप लोग बहुत बेटर हो, बहुत प्रोफेशनल हो, बहुत चीज़ें अच्छी कर रहे हो, बट वो जो वार्मथ है ना, वो मैं बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि वो मैंने इतने सारे लोग, ऐसा नहीं कि मैंने 10 लोगों की देखी थी, वो हर कोई एक जैसा है, हर किसी के अंदर वो वार्मथ, वो प्यार कि हाय तुसी आगे तुसी बैठ जाओ, असी थोड़े लिए ये बनावांगे, वो बनावांगे, तुसी आज रह के जाओ। मतलब उनको ऐसा लगता है हमारे घर का ही बंदा है ये, और वो बिल्कुल वैसा प्यार करते हैं। तो वो आई थिंक मैं एक नहीं बता पाऊंगी क्योंकि इतनी सारी हैं। हम लोग जिस भी सेट पे जाते थे, किसी के घर में शूट हो जाता था कई बार, तो वो लिटरली ऐसा फील कराते थे कि मैं उन्हीं के घर का हिस्सा हूँ। उनकी छोटी छोटी बच्चियाँ ऐसा शिवर करती होती थी कि हाय तुसी आज साढ़े घरे आए हो। सो दैट वार्मथ आई हैव सीन, तो वो मैंने ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत मिस की थी शुरू में, फिर मुझे आदत पड़ गई शुरू में। और यहाँ के सब कुछ प्लास्टिक, क्लिनिकल और एक्सेल शीट की जिंदगी लगती थी। हाँ, वो मैं ऑफ कोर्स गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि हम सब यहाँ सपने लेकर आए होते हैं, सब वो वहाँ पे ना सब अपने बैकग्राउंड के साथ सेटल्ड है वहाँ पे। वो फुर्सत भी है। करेक्ट, यहाँ पे सब इंडिविजुअल एक एक बंदा आता है अपने इतने सारे सपने, इतने सारा बैगेज, इतना सारा प्रेशर लेके, क्योंकि वहाँ से यहाँ आया तो उनका बहुत सारा प्रेशर है कि बेटा क्या करेगा, जाके दिखा कि तुमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उस सब में आप कैसे किसी को इतना पैम्पर करो, आपको खुद के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है। सो मैं इधर वाली चीज को भी गलत नहीं बोलूंगी क्योंकि हम भी इवेंचुअली वैसे ही हो जाते हैं। मतलब मैं आज ही किसी को जिम में बताई थी, उसने बोला कि नहीं बट दिन तो निकल ही जाता है ना, आप किसी से मिल लिए, चाय पी ली एंड फिर कुछ गपशप कर ली। मैंने बोला नहीं, रोज ये सब नहीं हो पाता है क्योंकि आप अपनी इतने स्ट्रेस में रहते हो कि जो 4 दिन बाद एक ऑडिशन है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, होगा कि नहीं होगा। तो यू कैन मीट पीपल एवरी डे एंड आपका सेम माइंडसेट, सेम पॉजिटिविटी जो भी हम बोले वो रोज नहीं रहता ऑफ कोर्स। तो हम भी इवेंचुअली कनिका मुझे लगता है ये जरूरी भी है क्योंकि आपकी इमोशनल थेरेपी होती रहती है। करेक्ट, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे कि लगातार काम काम काम, मैकेनिकल। अगर कोई नहीं मिलेगा जो बेतकल्लुफी से आपसे मिलके बिना किसी इंटरेस्ट के चाय ही पूछ ले, हाल समाचार ही पूछ ले, तो यू विल गेट बोर्ड विद टाइम। आई थिंक दोनों चीजें, एक बैलेंस इज इम्पोर्टेंट और सिर्फ वही ना हो। करेक्ट। तो फिर ये तकलीफ होगी कि वह टाइम निकल गया या काम हो नहीं पाया। Where do you see yourself 5 years from now? हाँ, ये मैं खुद भी कई बार अपने आप से सवाल करती हूँ कि क्या सोचा है क्योंकि अभी तक सब चीज़ें सोच के नहीं हुई हैं। होती चली गई, वो होती चली गई। अब वो अच्छा है बुरा है पता नहीं मुझे, मेरे लिए, लेकिन अब मैं कई बार सोचती हूँ कि अभी तक तो होता चला गया, अब क्या करना है। तो एक लाइन में जवाब तो मेरे पास अभी भी नहीं है। कोई बात नहीं। आई थिंक आई वांट टू एक्सप्लोर एंड हम एक्टर्स या कोई भी कलाकार जो लोग होते हैं ना, क्योंकि वो हर दिन कला भी बदल रही है, ये भी बात सच है, तो हर दिन अपने आप को अपडेट करते करते कई बार खुद को एक्सप्लोर ऐसा करते हैं कि मैंने कितने लोगों को देखा है, एक्टर से राइटर बनते भी देखा है, राइटर से एक्टर बनते भी देखा है, डायरेक्टर बनते भी देखा है, किसी को डीओपी। सो आप अपने आप को जानते हो धीरे उस कला के साथ। तो हम कलाकारों का आई थिंक बहुत, मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे जिनका एक क्लियर फोकस रहता होगा कि नहीं हमको तो शाहरुख खान के साथ फिल्म करनी है। ऐसा होता नहीं दरअसल। मुझे लगता है हम खुद को हर दिन एक्सप्लोर ही कर रहे होते हैं। मैं उसी जर्नी पे रहना चाहती हूँ बिकॉज़ आई थिंक दैट इज मोर। नहीं वो सही भी है, आजकल काफी फ्लूइड है माहौल। हम लोग अपने सपनों को रेफ्रिजरेटर में बंद आइस क्यूब्स की ट्रे की तरह नहीं रख सकते। इट हैज टू बी लाइक अ फ्लोई वाटर कि जब जो हम सब किस्सों के कारोबारी हैं, जब जिस रोल में आए मजा आ जाएगा उस किस्से में खुद की जगह कोई कभी एज अ राइटर एक्टिंग कर रहा है, ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ राइटर, कभी इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ डायरेक्टर, कभी ही गॉट अ रोल एंड इज प्लेइंग हिज रोल ही वांटेड टू डू। कभी क्या वर्क किसके साथ कर जाए यू नेवर नो, हमें पता ही नहीं, किसका काम कब बनेगा नहीं बनेगा, किस चीज में बनेगा वो भी नहीं पता है। इसलिए कनिका मुझे लगता है इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेरिश द जर्नी कि हम लोग ये नहीं सोच सकते अभी 2024 है, 2027 में मेरा वो काम हो जाएगा तब खुश रहूंगा। आई थिंक कहीं ना कहीं तो हम वो होते हैं थोड़े से तो होते हैं। मैं कितना ही बोल दूं कि नहीं एक्सप्लोर करने पे है एंड मुझे वही करना है, बट कहीं ना कहीं हम होते हैं कि यार ऐसा
जैसे होता है ना, एक शो हो जाएगा तो ऐसा हो, एक फिल्म हो जाएगी तो हो जाएगी, ऐसा कुछ ना कुछ हमारे वो हाँ, तो लेकिन रहते अगर हैं हमारी कि प्रैक्टिस है कि उस प्रैक्टिस उस जर्नी को हम एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करें। तो शायद वो बोझ या वो इंतज़ार कट जाता है। हाँ, मतलब कुछ लोग फॉरवर्ड करने को रहते हैं कि अच्छा ठीक है ना, होगा होगा। तो जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो छोटे शहरों से मुंबई आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? एनी लर्निंग, एनी स्किल जो उनको सीख के आना चाहिए? हमको एज ए ह्यूमन आई थिंक अगर बैलेंस्ड रहना आ जाए ना, हमारे इमोशंस को बैलेंस्ड रखना आ जाए, अब वो सीख के होगा कि कॉन्शियस रह के होगा कि हम अपने इमोशंस को अगर बैलेंस्ड रख पाए, हम ना ज़्यादा हा वाले हों और ना ज़्यादा हर टाइम ऐसे वाले होंगे। हाँ। अगर हम बैलेंस रहेंगे तो हमें जैसा सामने से बोला जाएगा ना, हम उधर की तरफ मीटर को ले जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, ये बहुत बार सेट पे मेरे साथ भी हुई है, आई थिंक बहुत लोगों के साथ होती होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स आप रोज़ शूट कर रहे हो, लेकिन रोज़ आपकी एक पर्सनल ज़िंदगी भी चल रही है, आपके साथ हंसी खुशी भी हो रही है, आपके साथ रोना धोना भी हो रहा है, आपके साथ सब कुछ हो रहा है। वो इतना हावी हो जाता है हमारे वो ऊपर कैरेक्टर को इम्पैक्ट करता है। कैरेक्टर, यस, तो मे बी मुझे यहाँ हंसना है, गुड्डन को हंसना था, लेकिन एज कनिका मैं रो के आई हूँ अभी रूम से, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम वो अपने इमोशंस पे इतना बैलेंस्ड रखना आ जाए, अब वो सब तो होगा आपके जीवन में, लेकिन अब वो मेडिटेशन करके या अपने आप को कॉन्शियस करके कि ये ठीक है बट दिस इज माय वर्क, तो अगर वो करना, आई थिंक वो सीख के आना आ जाए, अगर हम अपने माइंड पे कंट्रोल करना, काफी बड़ी थोड़ा बात सा, है, तो इसमें बहुत मेडिटेशन की ज़रूरत है, या बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत है। वो आई थिंक मुझे याद है एक बार आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड साइरस बरूचा, तो वो बता रहे थे कि इस तरह लोग उम्मीद करते हैं कि मैं जब मिलूं उनको हंसा दूं, कि कभी मैं पर्सनल लाइफ में एक किन्हीं से मिलने एक हॉस्पिटल गया जो आईसीयू में है, अलग स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, लेकिन कोई विजिटर गैलरी में मिल गया, साइरस, अब ही इज एक्सपेक्टिंग कि मैं कुछ बोलूं और वो हंसे, और मेरा जो है माइंडसेट पूरा अलग फ्रेम में है। तो मैं समझ सकता हूँ एक्टर्स के साथ, और ये जो बहुत गहरी बात आपने की, इट्स क्वाइट डीप। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बातों से मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गया, जब एक थिएटर ग्रुप हम लोगों का होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मुखौटा नाम से। तो मैं सब कुछ कर रहा था, तो मैं डिबेट्स में बहुत एक्टिव था और बेहद बुरा एक्टर। तो मैं क्या करता था, लिखता था प्ले और या कहीं से लेके भी आता था, तो मेजर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल ले लेता था कि ये मैं कर लेता हूँ। तो अब हाँ नहीं करके लोग बोलते थे हाँ ठीक है कर लो, और मैं डायलॉग्स भूल जाता था परफॉर्मेंस के बीच में। अब जब आप डायलॉग भूल जाते हो तो वो तो क्यों है दूसरे एक्टर के लिए। अच्छा, मैं गैप भी नहीं छोड़ सकता, तो वहीं पे बना के, क्योंकि डिबेटर था तो स्पॉन्टेनियसली बोलने की आदत थी, तो वहीं मैंने ऑन द स्पॉट कुछ बना के बोल दिया, लेकिन गुफ अप कर देता था। उसके बाद हर परफॉर्मेंस के बाद होते थे झगड़े, सब लोग बहुत नाराज होते थे, एक तो रोल ले लेते हो फिर डायलॉग्स याद नहीं कर पाते। तो मैंने बहुत गुफ अप्स किए हैं। आपके साथ कभी कोई गुफ अप आपने एक्सपीरियंस किया है? तो बहुत सारे हुए इनफैक्ट मेरा फर्स्ट म्यूजिक वीडियो, फर्स्ट ही जो म्यूजिक वीडियो था, बस एक्साइटमेंट थी कैमरा के सामने आने की, कुछ नहीं पता था। अगर मैं म्यूजिक वीडियो खुद अब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या बाल यहाँ चिपके हुए हैं, कुछ अकल नहीं है कैसे क्या करना है। उन्होंने सिंक करने को भी बोल दिया, आता नहीं है साथ में सिंक कैसे करना है, कपड़ों का कुछ अता पता नहीं है कि क्या पहनने। तो उस समय तो म्यूजिक वीडियोज में हमें खुद के कपड़े लेकर जाने होते थे। कुछ भी ले गई, चमकता धमकता जो सबसे भारी सूट था वो ले गई, कुछ नहीं सोचा कि क्या। तो हमको क्योंकि समझ ही नहीं होती ना, मतलब ये मैंने शादी में पहना था अपने चाचा के लड़के की, और सब तारीफ ये कर बेस्ट, रहे थे। ये हाँ तुम ये तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो रात को मुझे वो डायरेक्टर समझाते हैं, जे तू करना है ना ये काम, तेनों ये चीज़ों का ख्याल रखना पैना, ये सब नहीं करांगे असी तेरे लिए। उनको ओके। तो धीरे धीरे करके हम ऑफ कोर्स हर चीज़ सीखते हैं। मुझे तो लगता है कि अभी भी वैसे नहीं आता है, लोग हंसेंगे मैं बोलूँ, मेकअप करना मुझे नहीं आता था, मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं पता थे, अभी भी बहुत बेसिक चीज़ें भी मुझे। हर दिन तो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हर दिन नया, सच में, और कितने आ रहे हैं समझ ही नहीं आते कहाँ। तो ऐसे बहुत सारे गुफ अप्स, पता ही नहीं होता था। स्क्रिप्ट फर्स्ट डे जब स्क्रिप्ट देखी मेरे को लगा इतना पूरा चैप्टर ही दे दिया है मुझे तो ये पढ़ने को, लेकिन मतलब ये आज ही होगा सारा, आज 8 सीन्स लगे हैं आपके। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ मेरे को बहुत हेल्प करेगी, मैं रट्टू तो होता हूँ बहुत बड़ी। अरे वाह। फट से रट लेती हूँ इमोशन आता रहेगा बाद में रट लेती हूँ फटाफट से। क्या डायलॉग है ये तो हाँ ये मेरा है, ये मैंने पढ़ लिया रट लिया ये मैंने।
लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इवेंचुअली तो जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं छोटे शहरों में हमारे, उनको ये जानना ज़रूरी है कि यू हैव टू बी वेरी सिंसियर इन मेमोराइजिंग द डायलॉग्स, अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर्स, और आपको थोड़ी सेंस ऑफ मेकअप, कॉस्ट्यूम, स्टाइलिंग भी हो तो अच्छा है। एक मैं बड़ी फ़नी चीज़ करती थी जब मैं यहाँ आई, जब मैं सेट पे जाती थी, मैं रोज़ 10-15 मिनट लेट जाती थी। अच्छा। क्योंकि मेरे दिमाग में था, और जो मैंने न्यूज़पेपर्स में और वहाँ रह के पढ़ा था कि जो स्टार्स होते हैं वो लेट आते हैं। सो आई वांटेड टू बी द स्टार तो मैं रोज़ लेट जाती थी। और मुझे जो डांट सुनने को मिलती थी हमारे ईपी से, हमारे प्रोडक्ट, देखो मैम आप रोज़ लेट आती हो, आपका ही पहला सीन है, आप क्या करती हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सबको डिसिप्लिन रहना, डिसिप्लिन टाइम पे आना होगा। और मैं कभी किसी मीटिंग में देर करके जा रहा होता हूँ तो आई ट्राई टू इंटेलेक्चुअलाइज दैट, और मैं मैसेज करूँगा, डोंट यू थिंक पंक्चुअलिटी इज एन ओवररेटेड कॉन्सेप्ट, कि बात में उलझा के रखो और तब तक पहुंच जाऊंगा जब तक सवाल जवाब हो। कि व्हाई डजंट योर लिफ्ट वर्क, जबकि मैं अभी लिफ्ट तक पहुंचा नहीं, दूर हूँ और वो लोग बेचारे चेक करें दो, लिफ्ट वाज वर्किंग इन द मॉर्निंग और फिर पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है मुझे स्टोरी टेलिंग और सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा उन कमियों को भरने में काम में आती रही है। सबसे बड़े जो इंडस्ट्री के महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम, ही इज फेमस बिफोर टाइम। हाँ, बिफोर टाइम। कभी ऐसा इस शहर में आपको लगा कि घुटन सी हो रही है, मुझे लौटना चाहिए अपने छोटे शहर? टचवुड ऐसा घुटन और ये ऐसा नहीं लगा कि लौटना चाहिए, लेकिन इसके साथ मैं ये बताऊंगी कि मैं जिस दिन आई थी मैं यही सोच के आई थी, जब तक खुश रहूंगी तब तक यहाँ रहूंगी। वाह। जैसे ही कुछ ऊपर नीचे हुआ मैंने सोचा हुआ कि मैं वापस जाने में कतराऊंगी नहीं, हिचकिचाऊंगी नहीं, भगवान करे ऐसा ना हो। लेकिन मैं ये थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी टाइप देती हूँ खुद को, ताकि आप अपने आप को लूज ना करो। और कई बार हम खुद डेस्परेट हो जाते हैं कि नहीं हमको बेटर करना है। सो जस्ट टू कीप माई सेल्फ काम, मैं बोलती हूँ कि देख जब तक तेरे को अच्छा लगेगा, तो तेरे को लग रहा होगा कि नहीं तेरे साथ अच्छा हो रहा है, तो खुश है, तब तक यहाँ रहे, नहीं तो वापस चली जाना, वहाँ पे भी सब अच्छा है। तो वो मैं अपने आप को एक बैकअप देती रहती हूँ खुद ही से। ये ज़रूर है, लेकिन अभी तक टचवुड मुझे ऐसा लगा योर शेयर ऑफ हैप्पीनेस है तब तक ठीक है। हाँ, ये मैं इनफैक्ट जब मैं कभी कुछ साइन भी करती हूँ ना, इन कुछ शोज में हम 150 लोगों की टीम होती है, कभी किसी से बनेगी किसी से नहीं बनेगी। मैं सच में जाके यही बोलती हूँ कि मेरे को ये छोटी मोटी किचड़ पिचड़ चाहिए ही नहीं, मुझे यहाँ खुश रहना है। काम तो है ही, यहाँ मुझे खुश रहना है। अगर वो हो सकता है तो ये कर लेते हैं, नहीं हो सकता तो कोई मतलब ही नहीं। मैं रोज आके क्रिब करूँ कि यार मैंने क्यों कर लिया, यार पैसों के लिए क्यों कर लिया, ये क्यों हो गया। तो वो मुझे क्रिब करना आई थिंक थोड़ा सा मैं पीछे रहती हूँ उससे। कि आपकी इस बात से जो क्यों मिलती है कि कोई जब आपको फ़ोन करे तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कैसी हो, पूछना चाहिए खुश हो। मतलब ज़रूरी है ना कि हाँ, नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अभी तक डेफिनेटली ऐसा नहीं हुआ। ये शहर आई थिंक अगर आप लगन के साथ काम करते रहो तो सबको देता है और बहुत देता है। हमको मुझे वहाँ पता ही नहीं था कि मुझे इतना भी मिल सकता है, मैं ऐसी ज़िंदगी भी जी सकती हूँ ना। ऐसी चीज़ जो मैं खुद लेने से पहले सोचती थी वो आज मेरे फैंस मुझे भेज देते हैं। तो वो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। जैसे बड़ी छोटी सी प्यारी सी चीज़ हुई हमारे लिए, बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसा हमने नाम भी नहीं सुने होते थे कि जाएंगे हम मार्केट से जाके कपड़े खरीदते थे, ब्रांड्स पे कभी गए भी नहीं थे। तो अभी गुच्ची का किसी ने हैंडबैग भेजा, इज लाइक ये तो मैं खुद लेने से पहले सोचती थी, लेकिन वो मेरे फैंस ने भेजा। तो वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। तो जब आप करते रहते हो तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल। तो टचवुड वो भी लव इज रिसीव्ड इन मेनी फॉर्म्स। इस बार ये बैग के फॉर्म में, ये तो मतलब मैंने एक वो चीज़ बताई कि ना मटेरियलिस्टिक, अदरवाइज तो बहुत कुछ ये शहर आपको देता है। बिल्कुल। अगर आप लगे रहो, आपको एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको अगर ये शहर एक्सेप्ट कर ले कि ओके वो यहाँ पे कुछ भी काम हो सकता है आपका, वो अगर आपको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ आप ये काम करने के काबिल हो इस शहर में, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि आप बहुत बड़ी यात्रा करके यहाँ पहुँचे हो, बहुत बड़ी जर्नी आपने कवर की है। तो वो लोगों के प्यार में भी मिलनी चाहिए, वो आपकी फीस में भी आपको मिलनी चाहिए। हर तरीके से वो एक्सेप्टेंस। आप 4 लोगों में बैठ रहे हो तो जो आप चीज़ कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, आपको उस काम के लिए जाना चाहिए। तो वो हर तरह की एक्सेप्टेंस आई थिंक। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर अ कैरेक्टर? आई थिंक मेरी इस चीज़ में अच्छी चीज़ें रही कि मुझे उसी तरह की चीज़ें मिली जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल थी, जो मैं हूँ। एंड
ऑफ कोर्स आप वक्त के साथ साथ बदलते भी हो। तो मेरे को जिस वक्त में मैं जैसी थी, जैसे गुड्डन के वक्त पे मैं गुड्डन जैसी ही थी, अभी शायद मैं नहीं हूँ। अभी मुझे गुड्डन मिलता तो मुझे शायद प्रिपेयर करना पड़ता, मुझे सोचना पड़ता कि वो लड़की। बीच में मैंने एक कैरेक्टर किया था प्रिशा का फॉर सीरीज कॉल रूहानियत। सो वो 18 साल की थी, तो उसमें मैं फिर अपना, जब मैं 18 की थी, वो लेटर्स लिख रही है, वो जब अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज भी, तो वो मैं 18 वाला सोचती थी, तो उसमें मुझे सोचना पड़ा था। बट अदरवाइज मोस्टली उस टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। हाँ, कि मैं उस समय क्या करती थी। तो मैं कुछ चीज़ें कई बार बोलती भी थी डायरेक्टर्स को कि नहीं आप लोग ऐसा सोच रहे हो, लेकिन अगर मैं एक्चुअली में जब मैं थी ना तो मैं ऐसे करती थी। मैं जब किसी को मैसेज करती थी तो किताब के अंदर फ़ोन को रख के करती थी। हम लोग जब फ़ोन पे बातें करते थे तो रजाई के अंदर ऐसे खुसर फुसर करते थे। मैं उनको कुछ कुछ चीज़ें जो हम करते थे एक्चुअली, बिल्कुल बिल्कुल। सो वो उनको बताती थी। तो आई थिंक प्रिपरेशन वही है कि हम कैसा उसमें रिएक्ट करेंगे उस अगर सिचुएशन में होंगे। बट उसके साथ आई थिंक वो, क्योंकि मेरी किस्मत वैसी रही कि मुझे कैरेक्टर्स उस तरीके के अभी तक मिलते आए हैं। शायद मुझे कुछ और अब जैसे मैं भी करना चाहती हूँ कुछ ऐसा नेगेटिव सा कैरेक्टर, जैसे वो धिनतना ना मैंने ऐसा वो किया, लेकिन हाँ कि थोड़ा वैम्पेज नेगेटिव वाला मुझे करना, तो उसमें अब मैं वैसी नहीं हूँ। मतलब मैं भी हूँ। You just have to be yourself. You don't have to act. प्रिपेयर करूँ। नहीं, और खूबसूरत बात टेलीविजन एक्टर्स और कैरेक्टर्स की ये है कि वो इतने पॉपुलर हो गए, अगर काम अच्छा हो गया, शो अच्छा निकल गया, कि अधिकांश लोग उनको अपने घर का कैरेक्टर और मेंबर मानने लगते हैं। में जब कभी मिहिर आने वाले थे तो पूरे देश में यही चर्चा का विषय था कि भाई मिहिर आने वाला है। जिसको नहीं पता है वो वही बातें कर रहे थे कि मिहिर होगा इनका बेटा, आ रहा होगा हॉस्टल से वापस, कि मिहिर आने वाला है। तो ये तो मैजिक है एंटरटेनमेंट, जो हाउस होल्ड कैरेक्टर्स बन जाते हैं। बिकॉज हर दिन आप करेक्ट कंज्यूम करते हो उसको। यस, तो वो बहुत आसान होता है। जो आप हर दिन ही किसी को फिल्म आप देखते हो, ऑफ कोर्स आपके जहन में रहती है बहुत समय तक, लेकिन वो रोज नहीं आपको वो किरदार मिल रहे हैं ना। तो वो ये रोज 8:30 बजे पहुंच जा रहे हैं आपकी आंखों के सामने। नहीं, उसका जादू मैंने देखा। मेरी मम्मी तो रिपीट टेलीकास्ट पे भी रोती थी। कल जिस एपिसोड पे रो चुकी हैं, वापस से वो देखने में फिर से रो लेती थी। दे यूज्ड टू चेरिश द प्रोसेस। उनकी कैथारसिस होती थी। आपके घर में आप सबसे करीब किसे पाती हैं जिनसे सब कुछ अपनी यहाँ की ज़िंदगी की बातें शेयर कर लेती हैं डे टू डे बेसिस पे या वीकली बेसिस पे? अगर आप आज की बात पूछेंगे तो आई थिंक मेरी बहन है सिमरन, है कनाडा में रहती है। हम लोग बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, जब करते हैं, नहीं करते तो 20-20 दिन तो वो टाइम जोन्स भी अलग होते हैं। हाँ, तो वो करना पड़ता है उसके साथ मैनेज। जब वो ट्रैवल कर रही होती है तो वो उसका परफेक्ट टाइम होता है। जब वो सुबह स्कूल जाती है, जब वो रात को काम से वापस आती है, तो वो टाइम, तो उसी तरह हमको मैनेज करना होता है उसके साथ यहाँ पे। तो आज के टाइम पे येस, वो हमारा होता ही है। जैसे जैसे खासकर भाई बहनों में हम बड़े होते जाते हैं तो हम ही एक दूसरे को सबसे ज़्यादा समझ रहे होते हैं, क्योंकि एक जनरेशन गैप आ जाता है आपके मम्मी पापा के साथ, बाकी रिश्तेदारों के साथ जिनसे भी आप शेयर कर रहे होते थे पहले बचपन में। अभी आपको लगता है कि ये शायद हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। तो भाई बहन होते हैं जो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, वो आपकी इमोशंस भी समझ पा रहे होते हैं, आपकी स्ट्रगल्स भी समझ पा रहे होते हैं। जो मम्मी पापा को लगता है क्या बकवास कर रही है, वो तेरे को परेशान करे, बात करनी छोड़ दे उससे, नहीं हो रहा है मम्मी वो नहीं समझते। तो आज के टाइम पे यस मेरी बहन है, लेकिन मेरे साथ वक्त के साथ चेंज होता रहा। सबसे पहले सबसे छोटी जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि सबसे ज़्यादा पापा के साथ क्लोज हूँ। फिर थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे लगने लगा नहीं मम्मी के साथ क्लोज हूँ। आज मुझे लगता है बहन के साथ हूँ। उम्मीद करती हूँ कि भाई का भी नंबर आएगा। वो तो बात ही नहीं ढंग से कर पाता तो उसके साथ तो झगड़ा ही चलता होता है। वो है, और सबके साथ अलग अलग इमोशनल रिलेशनशिप है। yes. और उनका तरीका, उनका मीटर अलग होता है। आपसे बात करते हुए मुझे अपनी बात याद आ रही थी कि मेरी मम्मी जो थी वो, उनका था कि जब उनके लॉजिक ख़त्म हो जाए तो फिर उनके आंसू काम आते थे। तर्क के आगे आंसू है, जैसे भय के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। उनका था तर्क के आगे आंसू है कि अब यही दिन रह गया, अब बच्चे बहस करेंगे। यू नो व्हेन लॉजिक्स आर ओवर शी वुड प्ले अलोंग ये आई थिंक सब मम्मी पापा का, दादा दादी का ये होता है। वो एंड में इमोशंस के साथ खेलते हैं। आपको मैं एक बात बताऊंगी बड़ी। तो जब मैं मुंबई आ रही थी तो सब लोग बहुत खिलाफ थे। पूरा हमारे घर में सब बैठे थे, रिश्तेदार बैठे हैं, पूरा सब बैठे हैं कि फाइनली इसने तो डिसीजन ले लिया है कि ये तो जाएगी। मैंने बोला हाँ। मेरी दादी रोते रोते बोलती हैं, आज वो नहीं है हमारे साथ, कि चिट्ठी लिख के जा कि तेरे साथ कुछ भी होगा तू उसकी जिम्मेदार है,
हम तेरे आगे न पीछे और ये तूने जो डिसीजन लिया है ये तूने खुद से लिया है और हम इसके खिलाफ हैं, ताकि कल को कुछ हो जाए तो हम तो चिट्ठी दिखा देंगे। उन्होंने सच में मुझसे लिखवा लिया और मैंने तो लिख दिया कि यहाँ पे मैं जिम्मेदार हूँ सब लिख। फिर और रोना शुरू। मैंने बोला आप ही तो चाह रही थी ये। आप ही ने तो बोला, तो देख इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, रो रही हूँ इतना सारा कुंबा रोने लग रहा है, इसमें तो समझ ही नहीं आती। मैंने बोला अभी मेरे को तो यही करना है। तो ये हुआ मेरे साथ कि ऑफ कोर्स आई थिंक हम सबके घरों में आंसुओं का इस्तेमाल किया जाता है। हम भी करते हैं। हाँ, जब हमने भी जिद की थी तो शुरुआत हमने आंसुओं से, मैंने भी शायद इस जिद की शुरुआत आंसुओं से ही की थी कि शायद मान जाएंगे। जब नहीं मान रहे थे तो चिट्ठी लिख दी। नहीं, और मैंने भी पाया रोने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, यू फील लाइट। कई बार हंसने के बाद जो फीलिंग है उससे बेहतर फीलिंग रोने के बाद आती है। और आई कमिंग फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम लोग एक अलग विचित्र कंडीशनिंग के साथ बड़े होते हैं कि गाइस शुड नॉट क्राई, और तुम क्या लड़की हो जो रो रहे हो। ये जो स्टीरियोटाइपिंग है उसको तोड़ने की ज़रूरत है। मेन कैन क्राई, और किसी के लिए भी रोना अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव फिनोमेना भी है। इट मेक्स यू लाइट, इट मेक्स यू फील बेटर, और जिसके सामने आप रो पा रहे हो तो आपकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग बन रही है। पर मुझे लगता है आजकल ये चीज़ बदल रही है। जैसे मेरा भाई मेरे सामने रो लेता है और मस्त रोता है, मुझझसे ज़्यादा रोता है वो। ऐसे में तो नहीं रोता है जब कुछ चाहिए होता है बहन से। हाँ, तब भी रोता है। वैसे भी अपनी कोई बात बताते फिर तो मैं वो चेंज महसूस कर रही हूँ। वहीं पर मैंने अपने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा, भगवान करे, वैसे अच्छी चीज़ है। एक स्ट्रांग फेस रखते हो, हमेशा वैसे ही देखा है। ऐसी कंडीशनिंग हुई सोसाइटी में कि ये सब होता ही नहीं है। एक बार मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे थे और उसका कारण बहुत ही छोटा सा था। मैंने फेसबुक अकाउंट बना लिया था एंड उनको लगा कि ये क्या कर दिया इसने, एंड आंखों में आंसू ऐसा बिल्कुल, और उनको लगा ये मेरी आंखों में आंसू कैसे आ गए इसके सामने। वो चले गए, एक सिंगल बेड होता था हमारे हॉल में, वो वहाँ जाके उल्टा लेटे हैं और हमें सबको समझ आ रहा है दैट ही इज क्राइंग। वो उस बात पे रोते मैंने उनको देखा है। तो उसके अलावा मैं 30 साल की हो गई, मैंने कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे। तो वो एक छोटा सा कारण था। तो यस, ये बिल्कुल सही बात है कि ये एक कंडीशनिंग होती है कि आदमी रो नहीं सकता है। पर ये डेफिनेटली बदल रही है, क्योंकि मैं अपने आसपास के दोस्तों को भी देख रही हूँ, कुछ को तो मैंने सिखाया कि रो। और कितने लोगों को रुलाया भी होगा। हाँ, वो सिखाया का मतलब वही था। सुपर्ब। डू यू बिलीव इन मेंटरशिप? कोई मेंटर है आपका? एक स्पेसिफिक कोई मेंटर नहीं है, लेकिन एक मैं बोलना चाहूँगी जो कि ऐसा काम में ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरी ग्रूमिंग कर दी या उन्होंने मुझे सिखा दिया कि ऑडिशन कैसे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरे पापा, तो हुआ क्या कि उन्होंने ना बचपन से ही हमको ये सिखाया कि कोई तुम्हारा नहीं है। ऑफ कोर्स ही इज देयर, माय फैमिली इज देयर, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं थे, बट वो कुछ बातों से या कुछ तरीक़ों से वो हमको ये बोलते थे कि बेटा ज़िंदगी बहुत लंबी है और अल्टीमेटली कोई नहीं है, इट्स यू। वो कुछ बातों में हमें समझा देते थे कि आपको अपने आप को तो स्ट्रांग रखना पड़ेगा, आपको हर सिचुएशन में उतार चढ़ाव में रहना आना पड़ेगा। तो वो जो उन्होंने सिखाया है ना, वो मुझे बहुत चीज़ों में हेल्प कर जाता है। वो मुझे मेरे काम में भी हेल्प कर जाता है, वो मेरी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प कर जाता है, मेरी दोस्ती में, हर चीज़ में, कि अल्टीमेटली इट्स यू। येस, एवरीथिंग इज़ देयर, किसी चीज़ के बिना आपका गुजारा नहीं है। मैं घर से यहाँ तक भी आई हूँ तो आई थिंक 10 लोग लग गए। सड़क किसने बनाई, गाड़ी किसने बनाई, मैं उसको चला के आई, नीचे पार्क किसने की, हर चीज़ आप हर कदम रखते हो, आपकी मतलब पूरा कारवां है जो जिसने आपकी मदद की है उस चीज़ में, लेकिन अल्टीमेटली इट्स यू। सो वो एक मेंटरशिप है जो मुझे बचपन से मिली है, जो कि मेरी बहुत मदद करती है। अदरवाइज मैं बोलूँ कि किसी ने यहाँ पे कोई था या चंडीगढ़ में कोई था, ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं रहा। बहुत लोगों ने मेरी बहुत तरीके से मदद की है। जैसे कि किसने पहला ऑडिशन दिलाया, मैं उसको कभी नहीं भूलती हूँ। आज भी वो मुझे किसी भी काम के लिए फ़ोन करते हैं, मैं बोलती हूँ आपके लिए पैसे वैसे की बात प्लीज़ मत कीजिएगा, काम करते हैं। एक अलग बॉन्डिंग बन गई, एक अलग बॉन्डिंग, क्योंकि उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। जिसने मुझे पहला गाना दिलाया, जिसने मुझे पहला कदम रखवाया, डेब्यू। हाँ, तो उनको मैं किसी तरीके से मेंटोर मानती हूँ। बट वैसे कोई नहीं रहा, आई थिंक वो उतनी अच्छी किस्मत नहीं। मुंबई को कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को कहते हैं बहुत बड़ा लेवलर है। कोई कहीं का भी तुर्रम खां आता है, थोड़े दिनों के बाद उसको लेवल होने में यहाँ टाइम नहीं लगता है,
तो आप कैसे देखती हैं इस फिनोमेना को? ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि मैं भी ये सोचती थी अपने मन में कि मैं तो 15 मिनट लेट आ रही हूँ तो स्टार ही हूँ। फिर धीरे धीरे पता चला पढ़ के कि मैं अभी बहुत कुछ करना है। हाँ। तो हाँ, हम आते किसी और जोन से हैं, किसी और माइंडसेट से हैं कि हमको यहाँ आना ही लगता है कि आ गए वी हैव अराइव्ड इन लाइफ। पर यहाँ आके पता चलता है कि अभी तो सीढ़ियों तक का रास्ता भी नहीं पता है। उसके बाद चढ़ना आप शुरू करोगे। तो जैसे ही मैं अपने घर में ही देख रही हूँ, तो मेरे भाई को मैं यहाँ लेकर आई थी जैसे ही उसकी 12th हुई। तो जब मैं उसको लेकर आई तो मुझे उसको ये लगा कि आ गया है। तो उसका डायरेक्शन में उस समय पर इंटरेस्ट था। तो उस जैसे ही वो यहाँ पर आया तो मैं उसको अपने साथ सेट पर लेकर जाती थी, लोगों से मिलवाती थी। मैं बोलती थी आप एज एन एडी देखो, समझो, चीज़ें होगा। तो वो ऐसे बोलने लगा 2-4-5 दिन में ही घर पे आके, 6 महीने तेरा भाई उस कुर्सी पे बैठा होगा और एक्शन कट बोलेगा। मैं उसको रोज समझाती थी कि बेटा ऐसा नहीं होता, वो जो बैठे हैं ना उनको भी सालों लगे यहाँ तक पहुँचने में, तो आपको भी वक्त लगेगा। आपके पास एक अच्छी चीज़ ये है कि आप सीधा सेट पर पहुँच रहे हो, सुबह ड्राइवर के साथ जाते हो, लंच बॉक्स लेकर जाते हो, वहाँ बैठते हो, खाते हो, सबसे डायरेक्ट मिलते हो। उस चीज़ को यूज़ करो, लेकिन जर्नी है, वो सीढ़ी है जो आपको पार करनी पड़ेगी। तो वो उसको समझ में बहुत, वो जब 6 महीने गुजर गए ना, उसको तब समझ में। फिर मैंने बैठ के पूछा कि आपके पास तो कुर्सी नहीं दिख रही मुझे। 6 महीने तो हो गए, 6 महीने तो हो गए, एक्शन कट बोलते नहीं दिख रहे। हाँ ठीक है कन्नू, मुझे लगता है मेरे लिए काम बना ही नहीं है। तो यस, ये हमको यहाँ आके, एंड क्योंकि मैंने अपने घर में ही एक एग्जाम्पल दिया तो मुझे लगा ये सबसे आसान तरीका है इस बात को बताने का कि यस, यहाँ आना या ये सोच लेना कि मेरे लिए तो आसान है। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के बेटे, बच्चे, रिश्तेदार हैं, करेक्ट, वो शायद कुछ और होते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमेशा अपनी फील्ड इतनी वॉलेटाइल है, मुझे लगता है कि यहाँ जो काम आप करना चाह रहे हो उसमें जब तक वो हो न जाए तब तक आपको पूरी सिंसियरिटी से लगे रहना होगा। जैसे आप डायरेक्शन की बात कर रही थी, उसमें उसे मैं मानता हूँ जैसे खुले तराजू में जिंदा मेंढक तौलने के समान वो काम है कि आप वजन करना चाह रहे हो, वो कोई भाग गया, एक भागा, उसको पकड़ के लाओ, दूसरा भागा। इतने वेरिएबल्स हैं जो अपने हाथ में नहीं है। आपने स्टोरी बना ली, एक एक्टर को साइन किया, तब तक उसकी पिछली फिल्म नहीं चली तो प्रोड्यूसर ने मना कर दिया, या फिर इतनी चल गई कि अब वो इस बजट की फिल्म आपके साथ नहीं करेगा, आप नए हो। एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, लेकिन आइडिया इज टू बी ऑन द क्रीज। आपको खेलते रहना है, उसी में कुछ लूज बॉल्स आएंगे, चौके लगेंगे, छक्के लगेंगे। मुझे लगता है चौके छक्के ज्यादा, डिसअपॉइंटमेंट्स और ये सब बहुत सारे आते हैं, बहुत आते हैं। आप खुद से भी डिसअपॉइंट होते हो, आपको लगता है कि शायद मैं पता नहीं यहाँ के लिए थी कि नहीं थी, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो ये सब चीजें ऑफ कोर्स बहुत सारी होती हैं। सुपर्ब। तो और इस तरह बातचीत का सिलसिला जारी रहे और आपके किस्सों का सफर जारी रहे। सुपर्ब इंटरेक्टिंग विथ यू, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। आप हमारी गेस्ट थी, गेस्ट हैं, आगे भी रहेंगी हमारे शो में, स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्हेन वी एंड, हम लोग वहाँ पे देख के बोलते हैं वी लव यू ऑल। सो विल लुक इनटू दिस कैमरा और हमारे साथ कनिका है, We love you all.